आइए इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम मम्मी के श्राप की उस खौफनाक और सनसनीखेज कहानी की परतों को खोलेंगे जो सदियों से हमें डराती आ रही है। लेकिन क्या आपको पता है, मिस्र की उस तपती रेत के नीचे असल में एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई दबी थी। चलिए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या सच में 3000 साल पुरानी इस कब्र में कोई जानलेवा राज छुपा था, या फिर ये पूरी दुनिया इतिहास के सबसे बड़े मीडिया धोखे का शिकार हो गई थी? इस उलझन को सुलझाने के लिए जहां अनजान चीजों का खौफ हम पर हावी हो जाता है, हमें 1923 की एक बेहद खौफनाक रात में वापस लौटना होगा। एक ऐसी रात जिसने पूरी दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि हाँ, मम्मी का श्राप बिल्कुल असली है। अब जरा इन अजीबोगरीब घटनाओं पर गौर कीजिए जो बिल्कुल एक ही वक्त पर घटी। 5 अप्रैल 1923 की रात, बज रहे थे 1:55। काहिरा के एक होटल में लॉर्ड कार्नारवन की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ठीक उसी पल, जी हां बिल्कुल उसी पल, पूरे काहिरा शहर की बिजली गोल हो जाती है। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही घंटों बाद वहां से हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी पालतू कुतिया सूजी अचानक जोर जोर से चीखने लगती है और मर जाती है। यह सब एक 3000 साल पुरानी कब्र के खुलने के महज कुछ महीनों बाद हो रहा था। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? तो आइए भाग 1 की तरफ बढ़ते हैं, द कर्स अवेकन्स, यानी श्राप का जागरण। इस पूरी कहानी की शुरुआत में असल में एक गहरी हताशा छिपी है। हावर्ड कार्टर के जो स्पॉन्सर थे, लॉर्ड कार्नारवन, उन्होंने 15 सालों तक वैली ऑफ द किंग्स की खाक छानी थी और इस नाकाम खोज में उन्होंने आज के हिसाब से करीब 5 लाख पाउंड की भारी भरकम रकम फूंक दी थी। नवंबर 1922 उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति थी। यह उनका बिल्कुल आखिरी मौका था। और फिर मानो किस्मत पलट गई। 26 नवंबर को जब कार्टर ने उस बंद दरवाजे पे लगा सदियों पुराना प्लास्टर तोड़ा और अंदर झांका, तो वो इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज बन गई। अंदर का नजारा किसी सपने से कम नहीं था। 5398 चीजें बिल्कुल सही सलामत रखी हुई थीं। 10 किलो सोने का शानदार डेथ मास्क, उल्का पिंड के लोहे से बना एक रहस्यमयी खंजर और 130 बेहद खूबसूरती से तराशी गई वॉकिंग स्टिक्स यानी छड़ियां। सोचिए, ये सब कुछ पूरे 3000 सालों से वहां अछूता पड़ा था। लेकिन इस शानदार खोज के बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। भाग 2, मीडिया की सनसनी। जैसे ही ये खबर फैली, अखबारों ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने छापा कि कब्र के बाहर मिट्टी की एक तख्ती पर एक बेहद खौफनाक चेतावनी लिखी हुई थी। जो इस फैरो की शांति भंग करेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उठाकर ले जाएगी। और सच कहूं तो इसके बाद जो भयानक घटनाएं हुईं, उन्होंने लोगों के मन में इस चेतावनी को बिल्कुल सच साबित कर दिया। अब मौतों के इस अजीबोगरीब सिलसिले को देखिए। कार्टर की एक पालतू सुनहरी चिड़िया थी जिसे एक कोबरा ने खा लिया, और कोबरा मिस्र के शाही परिवार का प्रतीक माना जाता है। फिर मशहूर लेखिका मैरी कोरेली की चेतावनी के तुरंत बाद लॉर्ड कार्नारवन की एक संक्रमित मच्छर के काटने से मौत हो जाती है। जॉर्ज जे गोल्ड और जोएल वुल्फ जैसे लोग जो उस कब्र को देखने गए थे, अचानक तेज बुखार का शिकार होकर चल बसे। हद तो तब हो गई जब अपने बेटे की अचानक मौत के सदमे में लॉर्ड वेस्टबरी 7वीं मंजिल से कूद गए। 1929 तक मौतों का आंकड़ा 22 तक पहुंच गया था। हालात इतने बिगड़ गए कि शर्लॉक होम्स के रचयिता आर्थर कॉनन डॉयल तक ने इसे किसी बुरी आत्मा का काम मान लिया। अगर ये मौतों का आंकड़ा काफी नहीं था, तो एक ऐसा संयोग सामने आया जिसने पूरी दुनिया के प्रेस में खलबली मचा दी। 1926 में जब उस मम्मी का पोस्टमार्टम यानी ऑटोप्सी हुई, तो उसके गाल पर ठीक उसी जगह एक निशान मिला जहां लॉर्ड कार्नारवन को उस जानलेवा मच्छर ने काटा था। बिल्कुल उसी जगह। और यहां किस्मत का एक बहुत ही कड़वा मजाक देखने को मिलता है। आर्थर वेगल नाम का एक पत्रकार था। इसी ने डेली मेल के लिए इस श्राप की कहानी को सबसे ज्यादा हवा दी थी। और जानते हैं क्या हुआ? वो खुद एक रहस्यमयी बुखार का शिकार हो गया। मतलब जिस इंसान ने मम्मी के श्राप का ये पूरा जाल बुना था, अंत में वही उसका शिकार बन गया। खैर, इन सब अफवाहों से बाहर निकलते हैं और असलियत की तरफ बढ़ते हैं। भाग 3, द रियल बॉय किंग, यानी असली फेरो कौन था?
हकीकत तो ये है कि जिस फेरो को इतना खौफनाक बताया जा रहा था, वो असल में एक बहुत ही कमजोर और बीमार सा किशोर था। उसका जन्म एक घोर धार्मिक उथल-पुथल वाले दौर में हुआ था और महज 8 साल की उम्र में उसे गद्दी पर बिठा दिया गया। शाही परिवारों में जो आपस में शादी करने की प्रथा थी ना, उसकी वजह से उसे गंभीर आनुवांशिक बीमारियां थी। उसके पैर टेढ़े थे, जिसे क्लब फुट कहते हैं, और इसीलिए उसकी कब्र में वो 130 वॉकिंग स्टिक्स मिली थी। इसके अलावा उसे हड्डियों की बीमारी और मलेरिया भी था। 18 या 19 साल की छोटी सी उम्र में ही वो चल बसा। उसके बाद आने वाले राजाओं के लिए वो इतना महत्वहीन था कि उन्होंने इतिहास के पन्नों से उसका नामो निशान ही मिटा दिया। और अजीब बात देखिए, इसी गुमनामी की वजह से ही उसकी कब्र 3000 सालों तक लुटेरों की नजरों से बची रह सकी। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। भाग 4, मम्मी के श्राप का पर्दाफाश। जब हम इन सनसनीखेज दावों को लॉजिक की कसौटी पर कसते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अलग अलग अखबारों ने मामूली घटनाओं को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। दावा था कि वो कुतिया उसी वक्त मरी, लेकिन असल में टाइम जोन के फर्क की वजह से उसकी मौत घंटों बाद हुई थी। काहिरा के रहस्यमयी ब्लैकआउट की बात करें तो 1920 के दशक में काहिरा में बिजली जाना रोजमर्रा की बात थी, और वो लोग जो अचानक मरे, असल में वो पहले से ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। कारनावन पहले से ही बीमार रहते थे, और सोचिए 1923 में जब पेनिसिलिन तक की खोज नहीं हुई थी, तब एक मामूली सा संक्रमित घाव भी इंसान की जान लेने के लिए काफी था। और हाँ, सबसे बड़ी बात, वो जो मशहूर चेतावनी थी ना कि मौत अपने पंखों पर आएगी, वो असल में कभी थी ही नहीं। जी हाँ, इस श्राप की पूरी बुनियाद ही एक कोरा झूठ थी। ये अफवाह एक शौकिया आर्कियोलॉजिस्ट की मनगढ़ंत कहानी और एक सिक्योरिटी गार्ड की उस खामोश रहस्यमयी मुस्कान की उपज थे जो उसने एक भोले भाले रिपोर्टर को दे दी थी। बस बात का बतंगड़ बन गया। जब आधुनिक विज्ञान ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो सारे दावे ताश के पत्तों की तरह ढह गए। 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक बेहद अहम स्टडी पब्लिश हुई। इसमें पाया गया कि जो 25 लोग कब्र के अंदर गए थे और जो 19 लोग नहीं गए थे, उनकी मौत की औसत उम्र में कोई खास अंतर था ही नहीं। इस डेटा ने पूरी तरह साफ कर दिया कि कब्र में कदम रखना मौत को बुलावा देना बिल्कुल नहीं था। मशहूर जांचकर्ता जेम्स रैंडी ने जब इसका अध्ययन किया तो नतीजा और भी दिलचस्प निकला। जिन लोगों को कथित तौर पर श्राप लगा था, उनकी औसत उम्र उस जमाने की सामान्य जीवन प्रत्याशा से भी ज्यादा निकली, करीब 73 साल। मतलब इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इस तथाकथित श्राप ने उनकी उम्र कम करने के बजाय और लंबी कर दी हो। है ना कमाल की बात। और हाँ, जिन कुछ गिने चुने आर्कियोलॉजिस्ट्स को वाकई कोई बीमारी हुई भी, उसके पीछे कोई प्राचीन जादू टोना नहीं था, बल्कि वो एस्फेरेल्जिलनाइजर नाम का एक बहुत ही पुराना फंगस था। ये फंगस हजारों सालों से उस बंद कब्र में जिंदा था। ये इंसानों के श्वसन तंत्र में जाकर सूजन पैदा कर देता है। 1963 में डॉक्टर A.Z. ताहा ने इस बात का खुलासा किया और बताया कि बेसिक एंटीबायोटिक्स से इसका पूरी तरह से इलाज मुमकिन था। असल में ये श्राप नहीं, बल्कि 1920s के दशक में मेडिकल साइंस के पिछड़ेपन का नतीजा था। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर चलते हैं। भाग 5, एक अलग तरह की अमरता। अगर श्राप होता तो सबसे पहले उन लोगों पर असर होना चाहिए था जो मम्मी के सबसे करीब थे, सही? लेकिन लेडी एवलिन को देखिए, जो सबसे पहले कब्र के अंदर गई थी। वो 1980 में 78 साल की उम्र में मरी। डॉक्टर डगलस डेरी, जिन्होंने मम्मी की चीरफाड़ की थी, वो 87 साल की लंबी उम्र जीकर 1961 में मरे। और खुद हावर्ड कार्टर, जिन्होंने इस कब्र को खोजा और खोला था, वो भी 1939 तक मजे से जिंदा रहे और 64 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। इन लोगों ने उस राजा को खोजा, छुआ, जांचा, लेकिन किसी भी प्राचीन जादू ने उनका बाल तक बांका नहीं किया। इस महान खोज के कई दशकों बाद भी जब भी कोई डरा सहमा इंसान हॉवर्ड कार्टर से उस खौफनाक श्राप के बारे में पूछता, तो वो बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ एक बेहद ही सीधा सा जवाब देते, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। और ये जवाब अपने आप में सारी कहानी कह देता था। देखिए, प्राचीन मिस्र के लोगों की एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी थी। वो मानते थे कि एक इंसान असल में तभी मरता है जब दुनिया उसका नाम लेना बंद कर दे। अगर हम इस सोच के नजरिए से देखें तो ये पूरी कहानी ही पलट जाती है। हावर्ड कार्टर फिर कोई कब्र लूटने वाले नहीं लगते, बल्कि वो एक ऐसे रक्षक बन जाते हैं जिसने एक भूले बिसरे इंसान को वापस दुनिया के सामने ला खड़ा किया। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है।
हावर्ड कार्टर ने एक ऐसे राजा को, जिसे इतिहास ने पूरी तरह मिटा दिया था, रातों रात मानव इतिहास के सबसे मशहूर फेरो में बदल दिया। तो जरा सोचिए, क्या कार्टर ने वाकई मौत के किसी भयानक शाप को जगाया था, या फिर उसने तूतनखामुन को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया था?